Good afternoon all. आपको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ओके जी। Okay, so this is unit 3 and our lecture number 21, which is about plant maintenance. This unit is about the various modules, business modules of an ERP system, और उसमें से हमारा ये मॉड्यूल है प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल. प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल भी एक वन ऑफ द कॉमन मॉड्यूल्स में से है जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी ईआरपी सिस्टम को एम्बेड करना चाहती है उस सिस्टम में होगा ही होगा डेफिनेटली. बेसिकली प्लांट मेंटेनेंस से हमारा जो मेन कंसर्न है, दिस इज रिगार्डिंग कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, देयर मेन फोकस इज टू बिल्ड एनी प्रोडक्ट. To build that product, obviously they require some infrastructure. और specifically अगर मैं plant की बात करूं तो only that equipment, that particular plant, that setup that is required, जहां से हमें वो product जो है वो मिलेगा. ओके, सो दैट इज व्हाट देयर इन अ प्लांट. तो अगर मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उनका अपना एक मशीनरी होगा, एक प्लांट सेटअप होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल है. अगर किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो द एंड प्रोडक्ट इज एनी सॉफ्टवेयर, एंड टू बिल्ड दैट सॉफ्टवेयर अ सिस्टम इज रिक्वायर्ड. सो फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी वहां पर इंडिविजुअल सिस्टम्स हैं जिन पे उनके प्रोग्रामर्स टेस्टर्स काम कर रहे हैं, दे आर देयर प्लांट बेसिकली. जो उनका पूरा नेटवर्क वहां पर काम कर रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ प्लांट. तो जिस भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसा भी वो काम कर रहा है, ऑब्वियसली उन्हें कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ ना कुछ सेटअप चाहिए उसे डेवलप करने के लिए. सो वट एवर दैट थिंग इज, इफ वी नीड टू मेंटेन दैट, that is covered in a plant maintenance module. So in general we say it provides an integrated solution for supporting the operational needs. ऑपरेशनल नीड्स वाई? बिकॉज ये चीज हम लोगों ने कहाँ पर स्टडी की है, ऑपरेशनल पार्ट इन द वेरियस लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर वो काम करते हैं. तो ऑलवेज हमने कहा है कि मैनेजर एग्जीक्यूटिव्स को छोड़कर जहां पर एक्चुअल काम हो रहा है, जहां पर एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो डेवलप हो रहा है, दैट इज द ऑपरेशनल साइड. जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज वहां पर काम करते हैं, दे आर नोन एज ऑपरेशनल रिसोर्सेज. एंड वट एवर इक्विपमेंट्स आर इन्वॉल्व देयर, जो भी इक्विपमेंट्स उस लेवल पर यूज हो रहे हैं टू बिल्ड दैट प्रोडक्ट, दैट आर ऑल्सो ऑपरेशनल पार्ट. तो उन ऑपरेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, दैट आर कवर्ड अंडर प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल. ओके, सो बेसिकली प्लांट मेंटेनेंस में हम लोग उसी प्लांट को या इक्विपमेंट को मेंटेन करेंगे. मेंटेन इन द सेंस दैट हाउ वी आर गोइंग टू बाय दैट, how we are going to use it, and then once that thing has been deployed in our organization, then afterwards how we are going to maintain in the terms of replacements, or or to get a repair of it in those terms. तो बेसिकली अगर एक हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जब भी वो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन जो कि सॉफ्टवेयर बिल्ड करती है या डेवलप करती है, वो जब भी अपना सेटअप बनाएगी तो एक प्लांट या एक सेट ऑफ इक्विपमेंट्स वहां पर रखेगी जो कि आपस में कनेक्टेड भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन हर एक सिस्टम इतना केपेबल होगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी कि जिस टाइप के प्रोडक्ट्स वो ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए क्लेम कर रही है, वो सारे सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड ओएस है, जो भी रिक्वायर्ड हम बोले कि बेस सॉफ्टवेयर्स हैं, आईडीईज हैं या नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारे कंपेटेबल होने चाहिए आपके सिस्टम्स के. सो दैट ऑर्गेनाइजेशन विल फर्स्ट सी कि मेरे पास इस कॉन्फ़िगरेशन
उनके पीसीज हैं या फिर सेटअप है, सीपीयूज हैं, वो मुझे कहाँ पर मिलेंगे? देन दे हैव टू बाय दोज नंबर ऑफ सिस्टम इक्विपमेंट्स, और वो हम बाय करेंगे किस फॉर्म में? दैट हाउ मच प्रोडक्टिविटी आर वी एक्सपेक्टिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन। कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वहाँ हमारे अंडर काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका काउंट जो है वो भी मेंटेन करेंगे। सो अगर हम लोगों ने वो वहां से बाय किया है, then we are going to buy it by considering their configuration first। वैसे ही अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो अगर उन्हें कोई मशीनरी चाहिए तो वो भी उसके कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखते हुए या उसके वेरियस एप्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए वो चीज बाय करेगा। बाय करने के बाद डिप्लॉय करवाएगा इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लॉय करने के बाद फिर उसे वैसे एम्प्लॉयज ढूंढने होंगे जो कि उस पर काम कर सकते हैं। देन टू प्रोवाइड द इनिशियल ट्रेनिंग, दैट इज द पार्ट। और इनिशियल ट्रेनिंग देने के बाद फिर उस पर लाइवली काम करना। लाइव काम करने के साथ साथ अगर हमें टाइम बाय टाइम, बिकॉज दिस इज अ मशीनरी, वेयर एंड टेयर, वेयर आउट वगैरह, वेयर एंड टेयर ऑप्शंस हमारे पास आएंगे, जहां पर वो मशीनरी है कहीं ना कहीं हमें आउटपुट में लैग करना स्टार्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी आउटपुट में जो है डिफरेंसेस आएंगे। सो वैसे सिचुएशन में जब भी हमारे पास वेयर एंड टेयर आउट सिचुएशंस आते हैं, हम लोग उस मशीनरी को रिपेयर करवाना मे बी द वन सोल्यूशन, और टू रिप्लेस इट मे बी द वन सोल्यूशन। सो वो सब चीजें हमारी आएंगी अंडर द प्लांट मेंटेनेंस। मतलब जो भी कुछ हमारा इक्विपमेंट के साथ इन्वॉल्व है, all of these things should be managed under plant maintenance module। next we say कि अब हमारा प्लांट मॉड्यूल, अगर हम सब स्पेसिफिकली सब मॉड्यूल्स की बात करें, हमने बोला कि इक्विपमेंट्स हमें चेक करने, इक्विपमेंट्स के अलग अलग फेजेस जो हैं, डिप्लॉयमेंट, इनिशियल बाइंग एंड देन मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, वो चीजें हैंडल होंगी। बट वाइल वी आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और प्लांट मेंटेनेंस पे कोई काम कर रहा है, तो उसके सब मॉड्यूल्स कौन कौन से होंगे? बेसिकली हमें किन चीजों का ध्यान रखना है? it could be it could be different things based on the organization, some of which are what is the organization unit। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमने एक पर्टिकुलर लोकेशन पर लगाया है, टू सेट अप दैट लोकेशन फर्स्ट, कौन से लोकेशन पर सूटेबल होगा उस प्लांट से वर्क करवाना। नेक्स्ट, वो पर्टिकुलर प्लांट किस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है, उस डिपार्टमेंट के अंदर कितने पर्सोनल्स काम कर रहे हैं, हु इज मैनेजिंग दैट थिंग। सो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। देन अगर हम किसी भी मशीनरी से काम ले रहे हैं तो उससे यूज करना है जब, तो हाउ मैनी पीपल can simultaneously work on one type of machine? Either it could be one to one, one to two also, that depends on the type of machines that we are using। और उसके बाद अगर हम उस पर्टिकुलर मशीन को एक टाइम पीरियड के लिए यूज कर रहे हैं, एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, देन व्हाट विल बी द शेड्यूल फॉर एग्जीक्यूटिंग दैट टास्क, व्हाट विल बी द एग्जीक्यूशन पीरियड फॉर द टास्क। और सिस्टम मैन्युफैक्चरर जो भी हम उस पर काम करना चाहते हैं, दैट शुड ऑल्सो बी शेड्यूल्ड, दैट कुड बी इक्विवेलेंट टू योर वर्किंग आवर्स ऑल्सो, that could be equivalent to the two shifts which are performing the work on that machine। वो अलग अलग तरीके से, लेकिन वो सारी चीजें शेड्यूल्ड होंगी। why? Because that is required कि अगर particularly हम एक मैन्युफैक्चरिंग या मशीनरी की बात कर रहे हैं, so they will require that within this last time period, for this much hour this machinery have worked, इस इतने इतने टाइम के लिए काम किया है। सो उस टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है हमें उसका रिपेयर जो मेंटेनेंस है वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग दोबारा करवाना पड़े। जनरली हम टर्म यूज करते हैं सर्विस। ओके, तो सर्विस जो है उसकी एक टाइमली मैनर के बाद होनी चाहिए। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है टू चेक द एग्जीक्यूशन पीरियड ऑफ द टास्क, हाउ मच टाइम we are using that particular machinery, so that we can decide the service time period again, the scheduled service time period after which we are going to
provide the maintenance of that system. Then also अगर हमारे पास ये सारे informations होंगी about the execution time period, ये हमें ये भी help करेगा that whenever any sort of damage may come, any sort of uh, if you observe any type of weak points in your system, then if we want to overcome those, then the manager can easily depict from these things that in the coming future some type of weak points may come in my production, and that may result uh, in I would say slow down the manufacturing of a certain product. So उससे पहले अगर हम कुछ preventive measures ले सकते हैं, that will help in those things. Moreover, जब हमारे पास हम लोगों ने एक यूनिट्स ऑपरेशनल यूनिट्स जो है वो बाय कर ली हैं, वो सारा सेटअप हो गया है, देन अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन डिसाइड, वी कैन कॉम्प्रोमाइज समवेयर ऑन टू द बजट और द टाइम कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं. अगर हमें पता है कि हमारे पास एट अ टाइम 10 सिस्टम्स होंगे, डेफिनेटली होंगे, और एक प्रोजेक्ट जो है उसे काम करने के लिए, टाइमली काम करने के लिए मुझे सिर्फ 5 सिस्टम्स ही चाहिए, तो बाकी के 5 सिस्टम जो है वो अभी मेरे पास फ्री हैं. सो साइमल्टेनियसली मे बी आई कैन स्टार्ट एन अप एनी अदर प्रोजेक्ट ऑल्सो. सो आपकी वो सारी चीजें शेड्यूल करनी है अगर आपको. इट कुड बी द कॉस्ट शेड्यूलिंग, इट कुड बी द टाइम शेड्यूलिंग ऑल्सो. दोनों चीजों को शेड्यूल करने के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया आ जाता है हमारे पास. इफ वी कीप ट्रैक ऑफ दोज प्लांट मेंटेनेंस थिंग, if we keep track of the equipments that are with us for developing a certain type of product. Then the various modules or tasks which are covered in plant maintenance are the inspection part, the servicing part, the repair activities. As already discussed कि हमारे पास जैसे जैसे deployment के साथ काम होता जाएगा वैसे उसके task जो हैं वो और complicated होते जाएंगे. So also after a particular time interval, we can get some business reports that how this machinery is being performed. कि कई मशीनरी पार्ट्स ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं देते जैसा वो पहले दे रहे थे. सो एट दैट टाइम सम मॉडिफिकेशन, सम अपडेशन मे बी रिक्वायर्ड. सो वी मे हैव सम बिजनेस रिपोर्ट्स कि इस मशीनरी का आउटपुट जो है वो टाइम टू टाइम डिले डिक्रीमेंट में आ रहा है. सो इससे पहले कि वो मशीनरी बिल्कुल ही ड्रॉप डाउन हो जाए, बिल्कुल ही काम करना बंद कर जाए, हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जिससे हम उसी चीज को रिपेयर करवा सके, एंड वी कैन हेल्प दैट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन टू सफर एनी सर्टेन टाइप ऑफ लॉस. Then it enables the user to recognize the possible challenges within technical system in a good time. तो obviously if we are keeping track of those reports, तो अगर हमारे पास कुछ भी challenges आ रहे हैं, challenges in the term कि हमारे पास कुछ भी ऐसे situations आ रहे हैं where our system कि हमारे प्रोजेक्ट के डिले होने का एक कारण हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हमारे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं. सो दैट कैन बी डिटेक्टेड प्रायरली, और हमारे लिए बेटर होगा कि इधर हम उस सिस्टम को टेम्परेली शिफ्ट कर लें या फिर उसे टाइमली रिपेयर करवा लें. सो बेस्ड ऑन द सिचुएशन वी कैन टेक वाइज एक्शन ऑल्सो. Now, what are the main tasks which are involved in plant maintenance module? तो हमारे पास mainly 5 modules आते हैं, sub modules आते हैं in plant maintenance. First one is preventive maintenance control, then equipment tracking, then component tracking, then plant maintenance calibration tracking, then plant maintenance warranty claim tracking. So we will cover these one by one. First of all, we have came to plant maintenance, preventive maintenance control. So as its name से हमें से इसके नाम से पता चल रहा है preventive maintenance control. अगर हमें मेंटेनेंस कब होती है किसी भी चीज की, एक तो है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस जिसे हम सर्विस बोलते हैं कि एक हमारे पास मशीनरी है उसकी सर्विस होगी टाइम टू टाइम, मे बी आफ्टर 6 months 4 months और आफ्टर एन ईयर, ये हो सकता है. बट व्हेन द टर्म प्रिवेंटिव गेट्स
gets added to it, that means कि एक मेंटेनेंस हमारे पास ऐसा आ सकता है कि हम लोगों ने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा मशीनरी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर काम करना बंद कर देगा due to some reasons, that may be due to some environmental condition, due to some physical circumstances, or due to some programmatical error if that is software based system. तो वो किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं हमारे इक्विपमेंट्स में, हमारी मशीनरी के अंदर, तो उन सिस्टम्स को ट्रैक करना, ट्रैक इन द सेंस कि अगर हम लोग ये चीज पहले ही प्रेडिक्ट कर पाए कि क्योंकि कोई भी मशीनरी है वो पहले कुछ टाइप ऑफ एरर्स आपको देगी, देन दैट टाइप ऑफ एरर और मे बी डिले इन द थ्रूपुट मे इंक्रीज टाइमली, एंड इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा थ्रेशोल्ड डिले कि एक टाइम पे आके आपका सिस्टम जो है वो मे बी शट डाउन कर जाए। तो अगर मुझे 1% और 2% ऑफ एरर्स या फिर लैग्स या डिलेज आ रहे हैं, उसी टाइम पे अगर हम इसे डिटेक्ट कर लें कि this might result in a bigger problem, so before we reach at that stage, अगर इसी टाइम पर कुछ ऐसा चेंजेस, कुछ ऐसा रिपेयर कर लिया जाए ताकि ये प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाए, आगे जाके हमें बड़ा लॉस जो है वो फेस ना करना पड़े, तो ऐसे सिचुएशंस को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। वो मेंटेनेंस जो हम किसी अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए या अनएक्सपेक्टेड टाइप ऑफ एरर्स के लिए इन एडवांस जो है मेंटेनेंस करवा रहे हैं अपने सिस्टम्स के अंदर, अपने इक्विपमेंट्स के अंदर। सो दैट इज ऑफ द टाइप। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस बेसिकली। मैम यस, आपका आवाज ब्रेक होकर आ रहा है। ओके, आवाज क्लियर नहीं है सभी को? हेलो, क्लियर है मैम। क्लियर है। अच्छा, आप लोग मुझे बता दीजिए अगर आवाज क्लियर नहीं है बाकियों को। आ रही है मैम, प्रॉपर आवाज आ रही है? जिससे नहीं आ रही ना, एक बार आप रिकनेक्ट करके देख लीजिए। ओके, सो अब हम आ गए उस स्टेज पे कि हमने बोला कि इससे पहले कि हमारे पास कोई मेजर इशू आए, हम लोग उसे क्यों ना पहले ही सॉल्व कर ले। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी प्लांट मेंटेनेंस। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, चलो वो ईआरपी पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट इज अ सेपरेट पार्ट, लेकिन जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, अगर वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लॉन्ग टर्म या लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, सो ऑब्वियसली बहुत लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स होंगे, मशीनरी होगी उनके पास, और जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहा है दैट वुड बी वेरी हाई बजट ऑल्सो। सो अगर हम उन इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं और उनको टाइमली अगर वो इस प्लांट मेंटेनेंस के प्रिवेंटिव फेज का ध्यान नहीं रखते, तो उन्होंने ध्यान नहीं रखा और आफ्टर 2 मंथ्स हमें एक मेजर ऐसा ड्रॉप हमारे मशीनरी में मिला जिसके कारण वो मशीनरी टेम्परेली शट हो गई। अब मुझे एटलीस्ट 10 to 15 डेज का टाइम चाहिए कि हम उस मशीनरी के मैन्युफैक्चरर को कॉल करें, फिर वो आके उसे सेट करेगा, मे बी उसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे जिन्हें रिप्लेस करेगा, एंड देन हमें वो फिर से वर्किंग ऑर्डर में मशीनरी मिलेगी। ओके, तो वो जो मे बी 1 वीक, 15 डेज, मे बी मंथ्स का टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है प्रोडक्शन के अंदर, और उस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन से या अपने कस्टमर से कोई ऑर्डर लिया हुआ है टू फुलफिल दैट प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, तो उन्हें एक बहुत मेजर लॉस फील करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ जस्ट दिस थिंग, बिकॉज ऑफ नॉट मेंटेनिंग द प्लांट मेंटेनेंस पार्ट। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये हमें हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड बहुत मेजर टाइप के लॉस से
बचा सकती है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। एंड सिंस इन ईआरपी हम लोग मूव कर रहे हैं किस तरफ, ऑटोमेशन की तरफ, टू अ सेंट्रलाइज सिस्टम। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये तो सोचा कि हमें क्विक एक्शंस लेने हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन सिस्टम है तो पहले रिक्वेस्ट डाली जाएंगी टू द मैनेजर, देन टू द एग्जीक्यूटिव्स, देन टू द रिपेयरिंग एजेंसी एंड अदर वंस, और उसके बाद वो वहां पर रिक्वायरमेंट देखेंगे कि क्या हमारे पास वो कंपोनेंट है या नहीं है। अगर नहीं है देन दे विल अगेन ऑर्डर, और उसे इवेंचुअली कुछ टाइम लगेगा। हमारा ईआरपी क्या करेगा कि क्योंकि सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड हैं, तो हमें रिक्वेस्ट प्रोसीजर में जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, मे बी 1 डे, 2 डे, 3 डे, टू मूव टू दैट हायरार्की, वो टाइम तो लेगा। क्योंकि अब हमने उसे सेंट्रलाइज कर दिया है, तो जैसे आप एक रिक्वायरमेंट डालोगे कि हमारा सिस्टम जो है ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एट ए टाइम इट वुड बी अप्रूव्ड बाय योर मैनेजर, then it will move to the higher level executives, maybe to the directors or chairpersons। अगर वो उसी दिन उसको अप्रूव कर देते हैं, then it will move to your supplier part also, क्योंकि हो सकता है आपकी ईआरपी के अंदर आपके सप्लायर्स का लॉगिन भी हो, वो उसमें डायरेक्टली चेक कर लेंगे कि यहाँ पर हमें ये रिक्वायरमेंट आ रही है। सो इन दिस वे आपका जो वो टास्क है वो ऑटोमेशन के कारण काफी फास्ट प्रोसेस हो सकता है और काफी फास्ट उसका रिस्पॉन्स भी आ सकता है। सो इन दिस वे ईआरपी इज हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन देयर टास्क बेसिकली। सो वी जनरली से कि प्रिवेंटिव कंट्रोल मेंटेनेंस हमने बात की है इसकी, दैट टू मेंटेन दोज टाइप ऑफ एरर्स और दोज टाइप ऑफ लॉस विच may result in some big disaster for the organization, हम लोग उन्हें प्रिवेंट करेंगे। सो प्रिवेंट करने के लिए दिस मेनली इंक्लूड्स योर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल ऑफ फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स। अब किसी चीज को मेंटेन करके रखना है तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम टाइम टू टाइम उस चीज को टाइमली क्या है चेक करते रहें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि एक मशीनरी को, एक पीसी को यूज कर रहा है, अगर उसे रोज का एक फीडबैक ही ले लिया जाए दैट वेदर यू फेस एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी और नॉट, एंड अगर वो सेम टाइप का डिफिकल्टी फॉर पास्ट 1 वीक शो कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम सर्टेन इशू इन दैट सिस्टम, and based on that feedback that organization can take an action that we need to focus on that system, and this system should get repaired on time. So that type of planning, scheduling means any type of scheduled feedbacks, planning means that you should be planned that हमारे पास अगर 5 इक्विपमेंट्स हैं तो पांचों के लिए हमें कब टाइम टू टाइम एक टाइप का फीडबैक या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है टू ट्रैक दैट सिस्टम बेसिकली। ओके, एंड देन टू कंट्रोल द फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स। अगर हमें एक कोई भी ऐसा प्रॉब्लम उस पर फेस हो रहा है, then we need to control those facilities. Control in the term, we always should have a backup with which we can replace that system temporarily, or we can, if we are not having any backup, then we should move the shifts of that person. अगर मेरे पास एक सिस्टम है, वहां पर एक पर्सन 4 घंटे काम कर रहा है, बाकी के टाइम वो सिस्टम फ्री है, वी कैन शिफ्ट द टाइम ऑफ दिस पर्सन, कि एक पर्सन उस पर इवनिंग टाइम पे काम कर ले, एक मॉर्निंग टाइम पर काम कर ले, ताकि हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कोई इशू ना आए, बट वी आर जस्ट कंट्रोलिंग द फैसिलिटीज, कंट्रोलिंग द इक्विपमेंट्स विच आर available to us. And next main thing comes equipment lubrication, replacement and safety inspection. This can also be planned, scheduled and monitored. कुछ हमारे पास मशीनरी की अगर बात करें particularly, this is not faced in our computer systems, लेकिन अगर कोई मशीनरी है, they require time to time lubrication with them, they require time to time safety inspection in them. तो वो टाइम टू टाइम चेक करना कि मशीनरी के सारे पार्ट्स जो है वो सेफली गियर्ड अप हैं, कोई लिब्रिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई लीकेज नहीं है। सो इन दैट केस वी कैन प्रिवेंट सम बिग डिजास्टर्स दैट कैन हैपन।
देन हमारे पास इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रैकिंग ऑफ टास्क हो सकते हैं, which includes these things can be these all planning, scheduling, and controlling of facilities. These can be monitored by hour of operation. How many number of hours are we working on that in a day? What are the unit of productions produced? What is the amount of productivity that you are getting from that machinery? What is the gallon of fuels that it is consuming? Okay, and how many number of days in operation since the last service level? When we have provided it servicings for the last time, then till then how much time has been passed? Have you missed any service schedule? If you have missed it, then you have to provide that service again to the system so that it can work smoothly. तो हमें वैसे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर चाहिए कि टाइम टू टाइम उस चीज को हम मैनेज कर सकें. सो विद यूजिंग ईआरपी हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है, इफ फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम नंबर ऑफ डेज इन ऑपरेशन सिंस लास्ट सर्विस लेवल इस पॉइंट को मेंटेन कर रहे हैं, हम लोगों ने चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं दैट हर महीने की सपोज 7th डेट को इस मशीन को सर्विसिंग चाहिए. तो विद दैट सर्विस, विद दैट नोटिफिकेशन, वी वुड से कि विद दैट चेक पॉइंट आपके सिस्टम पर या फिर मैनेजर के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा टाइम टू टाइम कि अब सर्विसिंग का टाइम जो है वो नियर बाय है एंड विद इन अ वीक आपको इसकी सर्विसिंग जो है वो करवा लेनी चाहिए. सो इससे क्या होगा कि मैनेजर लेवल पर या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें वो चीज मैनुअली मैनेज करने की जरूरत नहीं है. हम उन्हें ऑटोमेटेड वो सारी चीजें दे रहे हैं दैट यू विल बी नोटिफाइड इन योर सिस्टम और मे बी बाय योर ईमेल्स कि आपको अब सिस्टम में इन चीजों की रिक्वायरमेंट है एज पर शेड्यूल. यू कैन चेक इन योर सिस्टम, अगर ये आपको रिक्वायर्ड है देन यू कैन गो फॉर सच टाइप ऑफ सर्विसेज. Then we came up with the part of equipment tracking and component tracking. उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि equipment क्या पार्ट है एक प्लांट के अंदर, मशीनरी के अंदर, और कंपोनेंट कौन सी चीज है. इक्विपमेंट इज बेसिकली द होल मशीनरी दैट यू आर यूजिंग. ठीक है, अगर हम लोग एक सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पर जो एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, that is the main equipment. And within that computer system, if any part of its is getting to be replaced, is getting to be damaged, so its replacement is required. So उस चीज को हम as a component कंसिडर करेंगे. वो पूरा का पूरा इक्विपमेंट नहीं आएगा, ओनली अ कंपोनेंट इज देयर. इन चीजों का ट्रैक रखने का फायदा क्या है, क्योंकि सबसे पहली चीज जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रहा है, सपोज एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो सेटअप हो रहा है, तो यहाँ पर उन्हें एक इनिशियल फंडिंग चाहिए टू स्टार्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर इक्विपमेंट ट्रैकिंग या कंपोनेंट ट्रैकिंग जो है वो मेजर रोल प्ले कर सकती है टू इन्वेस्ट इन दैट फंडिंग. हाउ? क्योंकि जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे कि आप जो सिस्टम्स आपको चाहिए आप इन एन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बाय कर सकते हो. सो सिमिलरली बिकॉज वी हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, सिमिलरली वी हैव n number of negotiations also. Negotiation in term that you can actually consider, you have consideration power here. You can consider n number of things and decide which one is best for you to take. Okay, and if you after comparison अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे एक सिस्टम, एक कंपनी जो है वो ऐसा सिस्टम दे रही है जिसमें फैसिलिटीज भी सारी हैं और जो टाइम है, जो बजट जो हमें ये दे रहे हैं, जो कॉस्ट है इस चीज की वो भी मिनिमम है, देन ऑब्वियसली वी विल गो फॉर दैट. और हमारा इनिशियल बजट जो होगा वो काफी कम हो सकता है इफ वी कीप ट्रैक ऑफ दीज थिंग्स. सिमिलरली अगर इन द टाइम जब हमने उस कंपनी को सेटअप कर लिया और वहां पर काम करना शुरू कर दिया और हम लोगों ने एक रिक्वायर्ड टाइम पीरियड के बाद काम किया और उसके बाद हमारे कंप्यूटर ने हमें कुछ
प्रॉब्लम्स देनी शुरू कर दी. Those problems are maybe in any component of that system. So उस time पर either to go for replacing the whole equipment, if we are going to replace a certain component only. So the main thing is that आपको पूरा का पूरा system track करने की अलावा आपको कुछ मेन कंपोनेंट्स जो कि यूजुअली वेयर एंड टेयर आउट फेस करते हैं उनको ट्रैक भी करना जरूरी है, सो दैट ओनली दोज कंपोनेंट्स में गेट रिप्लेस्ड एंड योर सिस्टम इज अगेन कन्वर्टेड इनटू अ यूजेबल फॉर्म. सिमिलरली अगर कोई मशीनरी है तो मशीनरी में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं विच यूजुअली गेट डिस्टॉर्टेड आफ्टर वर्किंग फॉर अ सर्टेन टाइम इंटरवल. सो हमें उन कंपोनेंट्स को भी ट्रैक करना है दैट वेदर दे आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. अगर उस चीज में प्रॉब्लम आ रही है देन ओनली दैट कंपोनेंट कैन बी रिप्लेस्ड. So this is a certain type of cost controlling scrutiny. So इससे क्या है आपकी cost controlling में काफी help होता है उस organization को, and which is one of the main concerns of the organization to maintain the budget within which we are working. So the main points which come under equipment and component tracking mainly include acquisition and utilization history, how you are acquiring those equipments, how you are using them, utilizing them, how much time is involved, how much manpower is involved, and what is the service time period that you are giving. Then asset management. Asset come with those equipments or components which are essential to that organization, which are somewhere handling the major part in the product development. Then we need to manage those things effectively, and a timely maintenance of those assets should be done. Then we say the important part, identification of chronic problems. Chronic is generally a medical term which is related with that a long time period disease that is faced. सो विद प्लांट मेंटेनेंस हम बोलेंगे कि अगर आपका कोई ऐसा कंपोनेंट है या इक्विपमेंट है जो कि बहुत लंबे टाइम से एक पर्टिकुलर टाइप का एरर या एक पर्टिकुलर टाइप का हम बोल सकते हैं फ्लॉ इन द वर्क फ्लो एक फेस कर रहा है, सो उसे आइडेंटिफाई करना टाइमली. दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ इक्विपमेंट ट्रैकिंग. इफ वी कैन ट्रैक दैट थिंग, ट्रैक दैट क्रॉनिक प्रॉब्लम दैट इज बीइंग फेस्ड, उसका एक ही मेथड है टू टेक फीडबैक्स, टू टेक रिव्यू मीट्स विद योर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय जो भी उस इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं. अगर उनसे टाइम टू टाइम मीट होते रहेंगे, अगर हम उनसे पूछेंगे एंड इफ दे हैव दैट प्रिविलेज कि वो उनके पास एक पर्टिकुलर ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वो इन प्रॉब्लम्स के बारे में डायरेक्टली बता सकते हैं. सो इफ वी आर गिविंग देम दैट प्रिविलेज, only then these things can be identified and they can be timely reserved back. मैम एसेट मैनेजमेंट एक बार रिपीट करना. ओके जी. हम लोग जब एसेट्स टर्म की बात कर रहे हैं तो एसेट्स आर जनरली हम उन्हें बोलते हैं मतलब होल यूनिवर्स में, अगर मैं पूरे यूनिवर्स में बात करूं तो कुछ ऐसी चीजें विच आर वेरी क्रूशियल टू अस. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं सिर्फ उस प्लांट की, सिर्फ इक्विपमेंट्स की, तो हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ 5 इक्विपमेंट्स इन टोटल यूज करती है और उस 5 इक्विपमेंट्स को यूज करने के बाद उनका एक प्रोडक्ट बनता है. ठीक है. और ये भी हो सकता है कि 5 इक्विपमेंट्स हैं हमारे और उन पांचों में से कुछ कॉम्बिनेशन के साथ कुछ 3 इक्विपमेंट्स एक प्रोडक्ट ए बना रहे हैं, कुछ 2 इक्विपमेंट्स एक प्रोडक्ट बी बना रहे हैं. ठीक है. और अब डिपेंड कर सकता है हाउ टू चूज एन एसेट. एसेट कैसे चूज करना है हमने, वो हम प्रोडक्ट से चूज कर सकते हैं. एक प्रोडक्ट है जिसका सेल मेरे पास 70% है, एक है जिसका सेल मेरे पास सिर्फ 40% है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन विच वी आर वर्किंग ऑन. ठीक है. तो जो भी इक्विपमेंट्स उस 70% के प्रोडक्शन वाले प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज हो रहे हैं, दोज कैन बी कंसिडर्ड एज माई एसेट्स.
Assets means those equipments which are contributing a lot than the other equipments which are present in the whole organization as a universe, and those particular equipments can be treated as assets now, and we have to take care of them especially along the all five. सारे 5 के 5 है हमारे पास, but those 3 should be given a special attention, a special time check और tracking, ताकि क्योंकि हमें पता है कि इवेंचुअली अगर ये स्टॉप हो गए, इनसे काम रुक गया, देन द कंपनी कैन फेस, द ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस अ मेजर लॉस. सो उनको टाइम टू टाइम ट्रैक करना जरूरी है. तो ये जरूरी होगा ट्रैकिंग से पहले, यही कि मैं 5 के 5 की ट्रैकिंग रखूं. वहीं अगर मैंने एसेट्स फाइंड कर लिए तो मैं हर महीने सिर्फ 3 की ट्रैकिंग रखूंगी, और आफ्टर एवरी 2 और 3 मंथ्स बाकियों को इंक्लूड कर सकते हैं. So it can save a time, or maybe the human resources that we are going to get involved. And क्योंकि हमने यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज को बचा लिया, तो सिमिलरली हम लोगों ने कहीं ना कहीं कंपनी का जो बजट है, कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, उससे भी बचा लिया. ओके. Yes, ma'am. अच्छा, till this point we are left with two more points. Yes. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए. ओके, क्लियर है सभी को? ठीक है. Now just moving on to the fourth point. This is about plant maintenance calibration tracking. One of the कुछ ऐसे points में से है which is not so required, but it can be maintained by the plant maintenance. Calibration term हमारे पास आता है कि it is related with the units. हमें जब भी हम मेट्रिसेस की बात करते हैं, whenever we want to quantify something, और जब भी हमें कोई चीज मेजर करनी है, ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास कुछ ना कुछ मेजरमेंट के लिए चीजें होंगी. अगर सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे विच आर मेजरिंग सम थिंग्स. ओके, सो जब भी मीट्रिसेस की बात आती है तब आती है हमारे पास टर्म कैलिब्रेशन, कि आपने जब कोई चीज मेजर करनी है, देन अकॉर्डिंग टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो सेट होता है. ठीक है, कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट उसने बनाया, तो उस प्रोडक्ट का एक थ्रेशोल्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सेटल्ड होगा, कि अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसे इस थ्रेशोल्ड तक तो एटलीस्ट चीजें बनानी पड़ेंगी, अदरवाइज इससे ज्यादा बेटर हो सकता है, दैट इज ऑल्सो गुड. ठीक है, बट दे हैव टू रीच अ सर्टेन थ्रेशोल्ड. सो हमें वो थ्रेशोल्ड मेजर करने के लिए कुछ मेट्रिसेस चाहिए, कुछ ऐसे टूल्स चाहिए, कुछ ऐसे यूनिट्स चाहिए जिनके थ्रू वो मेजर हो सके. सो कैलिब्रेशन ट्रैकिंग सेज कि क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि एक प्रोडक्ट दे रहे हो, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार सेट किया हुआ है, एक थ्रेशोल्ड सेट किया है कि इस लेवल तक का, इस क्वालिटी तक का प्रोडक्ट आपको बनाना है अगर आप इस टाइप की प्रोडक्ट डेवलप करते हो. ओनली देन यू कैन से कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया, वी गेट इट वेरीफाइड बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको रिवर्ट बैक करेगी दैट वेदर यू हैव एक्चुअली डेवलप दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और नॉट. और अगर आप बताते हो कि हम लोग इस टाइप के सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज योर सेल्स. वो आपकी सेल्स इंक्रीज करेगा क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फुलफिल किया है एंड आप क्लेम कर रहे हो कि हम ये करते हैं. तो अगर आपने एक टाइम पे क्लेम ले लिया कि हाँ जी, वी आर सेइंग दिस कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सो एंड सो क्वालिटी आपको देगा, तो टाइम टू टाइम आपकी ट्रैकिंग भी होगी,
उस ऑर्गेनाइजेशन से। सो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जिस भी क्वालिटी मेजर्स के साथ, किस भी टूल के साथ आपके प्रोडक्ट को मेजर कर रहे हैं कि हाँ, हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा टूल जो है, वो हमें इस क्वालिटी तक के प्रोडक्ट्स जो है दे रहा है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने टूल्स को कैलिब्रेटेड रखें। कैलिब्रेटेड मतलब बहुत बार ये होता है कि कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा नया लॉ आया, कुछ ऐसी नई पॉलिसी आई जिसने यूनिट्स में कुछ चेंज कर दिया। दिस इज वेरी रेयर, लेकिन ये चीज हो सकती है, स्पेशली कुछ ऐसे नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जो भी अंडर डेवलप्ड है। तो कई नए यूनिट्स आ जाते हैं हमारे पास, कई नए मेजरिंग मेथड्स आ जाते हैं। तो वी हैव टू मेंटेन आवर टूल्स, वी हैव टू मेंटेन आवर क्वालिटी चेक्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्पेसिफाई किया है ISO 9000। सो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो है बनाती हैं। दैट मीन्स दे क्लेम कि हम लोग उस टाइप की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो आपको डिलीवर करते हैं। सो सिंस दे आर क्लेमिंग, दैट मीन्स वो मेजर भी करते होंगे किसी टूल के साथ। तो उनके टूल्स जो हैं वो बायस्ड नहीं होने चाहिए, उनके टूल्स जो हैं वो रॉन्ग मेजरमेंट देने वाले नहीं होने चाहिए। दे शुड बी कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेटेड मतलब कि जो भी यूनिट स्पेसिफाइड है आईएसओ की तरफ से, वो उसी यूनिट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली टाइम करें। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स जब आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, वहां पे आपने वर्नियर कैलिपर यूज किया होगा। सो वर्नियर कैलिपर इज आल्सो कैलिब्रेटेड। वहां पे जो एमएम के पॉइंट्स होते हैं, आपको हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप उसे 0 पे सेट करो, देन यू कैन रीसेट इट, क्योंकि कभी कभी बार बार यूज होने के बाद उसका इनिशियल रीसेट वैल्यू जो है वो चेंज हो जाता है। सो यू हैव टू कैलिब्रेट इट अगेन, ताकि आप जब नया कोई चीज मेजर करो तो आपको प्रॉपर एमएम के अंदर प्रॉपर उसका जो है यूनिट वो आपको पता चले। सो दैट टाइप ऑफ कैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड। वो अलग टाइप की प्रोडक्शन में बहुत डिफरेंट टाइप की टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं, बट दैट इज जस्ट वन एग्जांपल। ओके, next we came to plant maintenance warranty claim tracking। वारंटी क्लेम ट्रैकिंग में हमारे पास सिंपली ये आएगा कि हम लोग इक्विपमेंट्स बाय कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं, और हम बोल सकते हैं कि यूज कर रहे हैं। यूज जब हम कर रहे हैं और सिंस द टाइम वी हैव बायड इट, हमारे पास कुछ वारंटी टाइम होता है। ओके, सो हमारा सिस्टम जो है वो इस केपेबल होना चाहिए कि वो हमारे पास अगर 100, 150 मे बी 2000 टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स है, इतने नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स है हमारे पास। सो इट शुड ट्रैक द वारंटी ऑफ ईच एंड एवरी वन, एंड टाइमली बिफोर द वारंटी गेट्स एक्सपायर्ड इट शुड टेल यू कि इसका वारंटी अब एक्सपायर होने वाला है। इफ यू फील दैट इट नीड्स some repair or replacement, then you can go for it। सो उसके जितने भी वारंटी क्लेम्स हैं उनका टाइमली ध्यान रखना। इफ यू वांट टू रीन्यू दैट, इवन दैट कैन बी डन। ओके, सो अब वारंटी क्लेम जो है वो रखने के साथ साथ दिस इज रिक्वायर्ड दैट अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द वर्क। जो भी हमने उस मशीनरी पर जितना काम, जितने घंटे टोटल वर्किंग आवर्स दिए हैं, फॉर हाउ मेनी ईयर्स और मे बी मंथ्स, उस चीज की कंप्लीट हिस्ट्री रखना, ताकि हम लोग उसे रिपेयरिंग के टाइम पर एनालाइज कर सकें। Okay, so basically to establish the type and length of warranty, that to establish it, to maintain a record of it, so that it can be timely notified to the concerned person that its warranty is uh, about to just finish and you can renew it, or history of the warranty maintenance, that till the time we are maintaining the warranty or we are working on it, what is the history, what are the number of timing hours, what are the services that being provided, and what are the various warranty claims that are given to us। उन सारी चीजों का एक रिकॉर्ड मेंटेन अगर हम रखें, so that will help us to eventually maintain the system, maintain the whole plant। Okay, so that is it from my side in plant maintenance module। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। एनी डाउट?
No, ma'am. Okay, जी. Anyone else? Okay, good then. Okay, so we are done with this lecture. Now we will just take your attendance. Thank you.